Hello guys, welcome back to this video. So in this video we are going to discuss atomic and molecular physics tutorial sheet 6. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, इसके बाद हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड कंसेप्ट के बाद दोबारा से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा कि इन केस अगर क्वेश्चन चेंज होके आता है इंटरनल एग्जाम में देन हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशनल एक्साइटेशन इन मॉलिक्यूल्स. सो कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है फोटॉन्स की विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशनल एक्साइटेशन इन मॉलिक्यूल. देखो यार, आपके पास तीन तरह के एक्साइटेशन हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, सेकंड इज रोटेशनल एक्साइटेशन एंड थर्ड इज वाइब्रेशनल एक्साइटेशन. ठीक है, सो मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ. यहाँ पे कंसेप्ट देखो आप क्या है. डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच वी यूज टू स्टडी द मैटर. ठीक है, इनका इंटरेक्शन के लिए जो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ यूज करते हैं, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटेशन फॉर देम. फॉर एग्जांपल, if I use microwave wavelengths, then I will get rotational excitation in my molecule. ठीक है, rotational excitation ठीक है in molecule. And if I use infrared wavelengths, infrared wavelength of light, then I get which kind of excitation? Vibrational excitation. Excitation in molecule. सो अभी हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सेकंड पार्ट पूछा गया है. बी रेडी कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है कि डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल. अगर यहाँ पे रोटेशनल लिखा हुआ आएगा तो इट मीन्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर लाई करनी चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ अब हम देखते हैं फॉर्मूला कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे. हमको आगे देखते हैं, पढ़ते हैं विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दीज फोटॉन्स बिलोंग्स टू. तो हमें तो पता है कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये फोटॉन्स बिलोंग करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, उन्होंने मॉलिक्यूल नहीं दिया, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो गिवन मॉलिक्यूल इज O2. ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको आपके पास दे रखी है EE विच इज डिनोटेड बाय EE 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, देखो. जो हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, इट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज ट्वाइस EE रूट ओवर ME अपॉन MN. अभी मैं बताता हूं यहां पर क्या है. where your EV is your vibrational energy of molecule. ठीक है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. वाइब्रेशन एनर्जी EE is your electronic energy, ME is your mass of electron, and M capital N is your mass of nucleus. मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो एक पैरामीटर हमारे पास गिवन है EE 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपके पास, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, O2, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे? सो you will have 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, O2 मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं। सो इन टोटल 16 टाइम्स, कैन आई राइट कि मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? 16 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। व्हाई? बिकॉज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ऑलमोस्ट सेम, so mass of nucleus is approximately 16 times mass of proton, and we also know that mass of proton is 1836 times mass of electron. एक प्रोटॉन कितने टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से? 1836 टाइम्स। तो अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो EV कितना आएगा? फॉर्मूला क्या था? 2 टाइम्स EE इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिवाइड बाय कितना था? 16 टाइम्स 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, इट विल कम आउट टू बी, एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, 0.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी आई है, ठीक है। अब आपको वाइब्रेशनल एनर्जी से फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, EV इज बेसिकली रिलेटेड विद वेवलेंथ एज hc बाय लैम्डा। hc की आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास लैम्डा जो कैलकुलेट होके आएगा, इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 28.18 माइक्रोमीटर, ठीक है। So this is your final answer and this is the range of infrared wavelength. ये infrared region के अंदर लाई करता है, ये कंफर्म भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप hc की वैल्यू देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको लैम्डा इन नैनोमीटर कैलकुलेट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइड बाय E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जहां पर भी आपको यूज पड़े, ठीक है। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर एक जीरो और लगा देना, ठीक है। सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लाइज 8.396 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, above its ground state. Using this information, estimate the energy separation between the vibrational and rotational level of molecule. अगर हम लास्ट पार्ट पर ध्यान दें क्वेश्चन के, एस्टिमेट द एनर्जी सेपरेशन, मतलब वो डेल्टा E की बात कर रहा है, डेल्टा E, एंड विच इज बिटवीन द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, इट मीन्स EV माइनस ER, ये रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी के बीच में कितना डिफरेंस है ये हमको कैलकुलेट कर रहा है। दिस इज आवर अल्टीमेट एम, ठीक है। कैलकुलेट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो पहले। अब पढ़ते हैं हमें गिवन क्या है। द फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज दिस 8.396 अबव इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं ER, फर्स्ट ER कैलकुलेट करते हैं एंड EV कैलकुलेट करते हैं। एंड आपके पास गिवन क्या है? आपको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी EE, लेट मी राइट, गिवन इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज 8.396 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लैंग्वेज समझो। एंड आपके पास क्या है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो आपका जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे पहले तो बताओ? 14 न्यूक्लियॉन्स होंगे, एंड ईच न्यूक्लियन हैज मास इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन।
So it becomes 14 times 1836 times mass of electron. प्रोटॉन के मास को हमने इलेक्ट्रॉन के मास में कन्वर्ट कर लिया. ओके, पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ. इस क्वेश्चन में हमें रोटेशनल एनर्जी भी देखनी है. सो ई आर इज इक्वल टू 2 times E electronic energy and ME divided by mass of nucleus. This is the formula for relation between, ठीक है, इन फॉर्मूले को लिख लेना. जो भी मैं बॉक्स में कवर करता हूं वो इंपॉर्टेंट होता है. रिलेशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं. चलो, सो ई आर विल सिंपली बी 2 times 8.396 electron volt multiplied by mass of electron divided by 14 times 1836 mass of electron. ये कैंसिल हो जाएगा. जब आप इसको सिंपली सोल्व करोगे तो आपके पास जो ई आर की वैल्यू आएगी, इट विल रफली कम आउट टू बी 6.5 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, जब आप ई वी का फॉर्मूला यूज करोगे, ई वी की क्या था हमारे पास, 2 times 8.396 एंड ये जो आपके पास ये वाली टर्म थी ये रूट के अंदर थी. ठीक है, सो रूट ओवर, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं एम ई को कैंसिल करके, 14 इंटू 1836. तो जब आप इसको सोल्व करोगे सो इट विल कम आउट टू बी 1047.4 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं इसमें. सो एनर्जी सेपरेशन, सॉरी, सो एनर्जी सेपरेशन डेल्टा ई, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे सो इट विल कम आउट टू बी 1047.4 minus 6.5 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इतना आएगा आपके पास. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, highlight the difference between the equilibrium dissociation energy and ground state vibrational dissociation energy. So what is the cause of this difference using d0 value? आपके पास कुछ values given है and आपको क्या calculate करना है? Determine the first ionization energy. तो पहले एक बार मैं वो कर्व है उसको import कर लेता हूँ यहाँ पे इमेज को. Just give me a minute. Okay, let me draw it. मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ, उससे अच्छा है. तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमें ड्रॉ करेंगे एक बार डायटोमिक मॉलिक्यूल का. ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज मोर्से पोटेंशियल कर्व. अगर आप, सो इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, दिस इज पोटेंशियल वर्सेस आर. ठीक है, वी वर्सेस आर कर्व है ये फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, सो आपके पास इसमें क्वांटाइजेशन लेवल्स होते हैं. सो आपके पास क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन लेवल्स होते हैं इसमें. ठीक है,
this first line denotes V is equals to 0, ground state for vibrational ground state. This second line denotes V is equals to 1, means first vibrational excitation state. Similarly, you have V is equals to 2 and you have V is equals to 3 and so on. And this minima of this curve denotes the stable molecule, because at this point you have minimum potential, minimum energy. So a molecule with minimum energy is stable. And यहाँ पर तो हमने शो किया है कि सिर्फ एक ही ग्लोबल मिनिमा है. अगर आपके पास और भी मिनिमाज होते, then those minima will correspond to your मेटास्टेबल स्टेट. देखो हमारे पास 3 तरह की स्टेट होती है, स्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट एंड अनस्टेबल स्टेट. तो जो अनस्टेबल स्टेट होती है वो लाई करती है कहीं यहाँ पर, इस कर्व के बाद में. यहाँ पर आती है हमारी अनस्टेबल स्टेट्स. एंड इन केस अगर ये कर्व ऐसा नहीं होता, तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ. इन केस अगर ये कुछ ऐसा कर्व होता, ऐसा, तो दिस स्टेट विल बी नोन एज द मेटास्टेबल स्टेट. समझ आया? मेटास्टेबल स्टेट. लोकल मिनिमा को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेबल स्टेट. एंड जो ग्लोबल मिनिमा होता है वो क्या होता है हमारे पास? स्टेबल स्टेट. सो क्लियर है? सो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास सिर्फ स्टेबल स्टेट है एंड अनस्टेबल स्टेट है. ओके, नाउ इतना समझ आया? ठीक है. उसके बाद अब देखो यहां पर 2 चीजें आप लिख सकते हो. this distance and v is equals to 0 distance. ये जो डिस्टेंस है v0 एंड इस एक्सिस के बीच में, दिस डिस्टेंस, this distance is known as d0. this is d0. अभी बताता हूं d0 क्या होता है. एंड ये जो डिस्टेंस है जो स्टेबल पॉइंट का है, दिस इज नोन एज de. एंड ये जो पॉइंट होता है हमारे पास, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम RE, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the two molecules. So what is your d0 here? d0 देखो पहले क्या होता है. d0 is your equilibrium dissociation energy. इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी. वर्ड से ही पता लग रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट अ मॉलिक्यूल व्हेन इट इज इन द 0th वाइब्रेशनल स्टेट. ठीक है. एंड DE इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है. D इज योर, दिस इज फॉर V इज इक्वल्स टू 0. एंड इसको बोलते हैं हम वाइब्रेशनल स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और यू कैन से ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है. ग्राउंड स्टेट डिसोसिएशन एनर्जी. ओके. एंड इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? सो DE, ये भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, इसको नोट कर लेना. डेट योर DE इज इक्वल्स टू D0 प्लस, मैंने क्या कहा, ये जो लेवल्स होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं. इट मीन्स इनके बीच में क्या होता है? फिक्स्ड गैप होता है, विच इज
द जीरो पॉइंट एनर्जी, ई जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। अब जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी एट दिस पॉइंट इज नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी। अब देखो इसका ओरिजिन क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिकली, क्लासिकली, और यू कैन से क्लासिकली, क्लासिकल मैकेनिक्स से कि एट जीरो टेम्परेचर, एट जीरो टेम्परेचर energy of your system should be zero. But quantum mechanically right now we know that at zero temperature every system lies in its minimum energy state, which is known as the zero point energy. At zero temperature every system has minimum energy called, which is called zero point energy, which you also denote by ZPE. ठीक है। So this is the origin of DE, the ground state dissociation energy, ठीक है। Now अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, एंड इसकी जो वैल्यू होती है क्वांटम मैकेनिकली वो किसके इक्वल होती है? किसी भी, देखो सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल वी नो कि एनर्जी ऑफ एनी स्टेट which is quantized, so we can give its energy as n plus 1 by 2 h cross omega, ठीक है। दिस वे नो, एंड जब आप इसमें n is equals to 0 पुट करोगे, so if you put n is equals to 0 you get energy of at v is equals to 0, ठीक है। n is equals to 0 means your first state, this one v is equals to 0, so you get half h cut omega. So this is what I am trying to say कि क्वांटम मैकेनिकली आपकी जो मिनिमम स्टेट होती है एट जीरो टेम्परेचर उसकी कुछ एक एनर्जी होती है विच इज हाफ एच कट ओमेगा, वो जीरो नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज द कॉज ऑफ डिफरेंस। अब देखो आपके पास H2 अगर मॉलिक्यूल है, if you have H2 molecule, so it contains 2 proton plus 2 electron. If somehow I ionize this H2 molecule, ionize, so it becomes H2 positive. It means it will contain 2 proton and 1 electron. It means you have knocked out 1 electron by giving energy to this. So from, if you follow the thermodynamic cycle, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, ठीक है, देखो thermodynamic cycle of this process of dissociating H2 molecule. So first में अगर आप H2 molecule को dissociate करोगे, so it will give 2H atoms, ठीक है, 2H atoms. So the amount of energy required will be the dissociation energy of H2 molecule, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है D0H2. So आपको कितना गिवन है? ये रही D0 वैल्यू फॉर H2 इज 4.478. I'm writing here 4.478 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास सेकंड क्या है? आप इस हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर देते हो, सो यू विल गेट अ प्रोटॉन, H plus is basically a proton and you get 1 electron. And this thing we already know, हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें बाहर निकालना है तो उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड वी नो फॉर द ग्राउंड स्टेट हमारे पास कितनी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, विच इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके, दिस इज यू कैन से, इसको हटा के अब यहाँ पे लिख लो आप, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड थिंग आपके पास आती है that this H plus, this proton combines with hydrogen atom and it gives me H2 plus, and इसकी जो D0 वैल्यू होती है, मतलब डिसोसिएशन एनर्जी, D0 वैल्यू ऑफ H2 plus gives you, ये भी आपके पास गिवन है, ठीक है, D0 वैल्यू ऑफ H2 plus 2.651 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर एक इक्वेशन यूज होती है, मैं वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके पास, कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम माइनस डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूल, H2 प्लस आयन, ठीक है। इस इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H2 मींस, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मींस ये कैलकुलेट कर सकते हो आप इस इक्वेशन की हेल्प से। D0H2 की वैल्यू आपको दे रखी है 4.478, आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी एटम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 प्लस 2.651। सो जब आप यहाँ पर पुट करोगे, मैं कर भी देता हूँ एक बार, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो दिस इज 4.478 प्लस 13.6 माइनस 2.651, तो सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। तो रफली अगर आप कैलकुलेट करोगे 13 प्लस 4 इज 17, 17 माइनस 2 इज 15, सो 15 के अराउंड आएगा, एंड टू बी एग्जैक्ट 15.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर आंसर। गॉट इट? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखा, उसमें स्टेट्स होती हैं, D0 क्या होता है, DE क्या होता है, ये समझा हमने, एंड उसके बाद हमने फॉर्मूले का यूज करके आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द Garrod and ungarrod wave function, show that only the Garrod wave function leads to the bonding molecular orbital. Okay, so what is Garrod? Garrod basically आपके पास क्या होता है, it is a German word, Garrod and ungarrod, they are nothing. Garrod means it is even and ungarrod means it is odd. बेसिकली ये कहाँ पे यूज आते हैं, देखो, हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन देखी थी, जिसको हम ऐसे लिखते थे 2s+1 Lj, ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन थी। लेकिन मॉलिक्यूलर फिजिक्स में क्या होता है, ये अपनी नोटेशन को यूज करता है। सो दे एक्सचेंज, L को ये लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड J को यहाँ पर J की जगह पे एक पैरिटी भी यूज होती है, नोट J मतलब पैरिटी की, J तो होता है हमारे पास क्वांटम नंबर, ठीक है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, लेकिन यहाँ पर कुछ पैरिटी यूज होती है जिसको ये G या U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोर डिटेल में जो थर्ड यूनिट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बाद है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी 2s+1 स्पेक्ट्रोस्कोपिक वो होता है, ठीक है। जैसे वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास जो लेवल्स थे वो SPDF लेवल्स थे। यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास जो लेवल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सिग्मा, S को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, P को हम पाई से डिनोट करते हैं, D को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, एंड F को हम फाई से डिनोट करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली दे डिनोट
इवन एंड ओड पैरिटी, दैट्स ऑल, ठीक है, गैरेड एंड अनगैरेड। एंड ये एप्लीकेबल कहां पर है? दे आर ओनली एप्लीकेबल, लेट मी राइट, एप्लीकेबल, इसको हम और अच्छे से डिटेल में बाद में डिस्कस कर पाएंगे जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग यू कैन से दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर होमोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोजीनियस diatomic molecule. For example, oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. ठीक है। Second is when the center of inversion symmetry, जब center of inversion symmetry होता है हमारे पास, तभी ये applicable होते हैं। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी आप फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, and you can say even means your symmetric wave function is symmetric, you can say if the parity is even, you can say your wave function is symmetric, and ungarrett represents that your wave function is antisymmetric. So differentiate the Garrett and ungarrett wave function, show that only the Garrett wave function leads to bonding molecular orbital. So हमने जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखा था उसमें जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का होता है, तो अगर मैं यहां पर उसको ड्रॉ करूं एक बार और, सो जो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसको हम एक नई नोटेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सिग्मा GS, ठीक है। दिस 1 सिग्मा GS रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप एक दूसरा कर्व यहां पर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 सिग्मा U स्टार, मींस अनगैरेड, U रिप्रेजेंट्स द अनगैरेड एंड G रिप्रेजेंट्स द गैरेड, ठीक है। तो यस, यहां से इस कर्व से आप बता सकते हो कि ओके, द गैरेड रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपको ये क्वालिटेटिवली ही इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, अभी डिटेल में हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe 4 properties of molecular wave function which are used to classify electronic terms of diatomic molecule. So आपके पास कुछ 4 प्रॉपर्टीज होती हैं मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन के लिए, तो मैं वो यहां पर लिख देता हूं उनको। फर्स्ट होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन, थर्ड आपके पास होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ योर टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। एंड फोर्थ आपके पास प्रॉपर्टी होता है इन्वर्जन एंड सिमेट्री। ठीक, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन की। सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, ठीक है। हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।